एपिसोड 6। कांस्टेबल एक मोटरसाइकिल को स्टार्ट किए, दोनों पैर जमीन पर टिकाए, दोनों हाथों से हैंडल थामे इंजन को रेस दे रहा था और किसी शहसवार की तरह बाबा रकाब लगता था जो घुड़दौड़ के नुक्ता आगाज पर इशारे का मुंतजर हो। दरहकीकत वो अपने अफसर आला की वापसी का मुंतजर था जो दीवार की तरफ मुंह किए अपने जिस्म के फालतू पानी से जमीन को सैराब कर रहा था। थानेदार अपने ड्राइवर के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ के निकल गया तो मैंने भी सुकून का सांस लिया। नौरीन अभी तक उस वीरान और खस्ताहाल हवेली के आखिरी तारीख गोशे में किसी चमगादड़ की तरह सरगर्दा थी। शुक्र है तुम आ गए। तुमने क्या समझा था मैं तुम्हारे पैसे लेकर भाग गया हूं? इतनी देर तो नहीं लगाई मैंने। ये क्या है, क्या लेके आए हो? उसने बड़े इश्तियाक से पूछा। ये नाश्ता तुम्हारे लिए और ये चाय। मैंने शॉपिंग बैग गर्द आलूद फर्श पर रखे और खुद भी दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। ऐसे ही बैठ गए फर्श पर, कपड़ों का सत्यानाश हो जाएगा। यह तुम्हारा काम था कि मेरे आने तक फर्श साफ कर देती अच्छी तरह। अब नखरे मत करो ज्यादा वरना चाय ठंडी हो जाएगी। चाय मैं ठंडी ही लूंगी। ये बताओ खाने को क्या लाए हो? भूख से मेरा दम निकल रहा था। कुछ देर हम खामोशी से गर्म पूरियां और चटपटे चने खाते रहे। मजे के हैं ना? उसने दरमियान में एक मर्तबा कहा। मैं गर्म चाय पीते हुए सलमान खान के बारे में सोच रहा था जो ऊपर फर्श खाक पर सर तर अकड़ा हुआ पड़ा था। खावर क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं। झूठ। मैंने फौरन एक सवाल दागा। नौरीन फर्ज करो सलमान खान जिस पर तुम्हें इतना एतबार है, इतना एतमाद है, अचानक तुम्हें पता चले कि क्या पता चले? यही कि वो आया नहीं और नहीं आ सकता। कोई मजबूरी है। क्यों नहीं आ सकता? ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? वजह कोई भी हो सकती है जो मजबूरी बन जाए। मसलन ये कि कोई उसे रोक ले, आने ही ना दे। ये कैसी बातें कर रहे हो? उसे रोकने वाला कौन है? देखो नौरीन, दुनिया में सब कुछ हो सकता है और होता भी है, वो भी जैसे हम अपनी दानिश में नामुमकिन समझते हैं। मसलन तुम अपनी शादी को ही ले लो। तुम समझी थी कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे सब अंदाजे और इरादे गलत साबित हुए। सलमान खान की शादी कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता, हालांकि उसकी एक मंगेतर भी है, रंग और वजन में भैंस जैसी। लेकिन वो बहुत पहले ऐलान कर चुका था कि वो दुनिया में कंवारी रह जाने वाली आखिरी लड़की होगी, तब भी वो उसे कबूल नहीं करेगा। मैंने कदम आगे बढ़ाया। लोग अच्छे भले घर से निकलते हैं, दफ्तर जाते हैं या सब्जी लेने या तुम जैसी महबूबा से मिलने के लिए, और रास्ते में फरिश्ता अजल उन्हें उचक लेता है कि इधर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा टाइम इस दुनिया में पूरा हो गया, चलो मेरे साथ। बको मत, तुम मुझे दहशतज़दा करना चाहते हो? मैं तो जो इस दुनिया में होता है वो बता रहा हूं। कितने लोग राह चलते सड़क पर किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। गलती किसी की होती है, इग़वा बराए तावान की वारदातें भी आम हैं। सड़क पर कोई मोबाइल फोन मांगे तो इनकार की सूरत में या मज़ाहमत पर। जरूर कोई ऐसी बात तुम्हें मालूम हुई जो तुम मुझे एकदम नहीं बताना चाहते। नहीं नहीं, ऐसी बात मुझे कौन बताता। मैं तो गया नाश्ता लेने और आ गया आधे घंटे में वापस। हाँ, आज दिन में कोशिश की जाए तो अस्पताल और मुर्दा खाने भी देखे जा सकते हैं। पुलिस के पास ना तो तुम जा सकती हो ना ही मैं इतना अहमक हूं। वो हम दोनों की तलाश में खाक छानते फिर रहे होंगे। मैंने नजर उठाकर देखा तो वो रो रही थी। खावर, हकीकत जो भी हो प्लीज किसी तरह मालूम करो और मुझे बता दो। तुम में हौसला है इतना? हाँ, बहुत हौसला है मुझ में, और नहीं है तो मैं पैदा कर लूंगी। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो कि मैं क्या चीज हूं। मैंने अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए कहा। ओके, आज मैं मालूम कर लूंगा कि सलमान खान के यहाँ ना पहुंचने की वजह क्या थी। मुझे जहां भी जाना पड़ा मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन एक वादा तुम भी करो मुझसे। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम इस कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखोगी। मैं इस हवेली से निकलकर भला कहां जा सकती हूं? मैंने झल्ला के कहा। हवेली की नहीं, मैं इस कमरे की बात कर रहा हूं। यह बिल्कुल आखिरी हिस्से में है। हो सकता है पुलिस मुझे या तुम्हें तलाश करती हुए हवेली में भी दाखिल हो जाए। ये ना हो कि तुम किसी बदरू की तरह उन्हें घूमती फिरती नजर आ जाओ। जिन भूत तो नजर आते ही है ना, और कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो उनके वजूद पर यकीन भी नहीं रखते। ये ना हो कि बहादुर पुलिस वाला तुम्हें दबोच ले और ले जाए अपने साथ। मैं नहीं निकलूंगी इस कमरे से। वो लरस कर बोली। पहले मुझे सलमान खान के घर का पता समझाओ, उसके बाद अपने घर का। मेरे घर का किस लिए? मैं सोच रहा हूं उस बदबख्त के जनाजे को कंधा दे दूं जो तुम्हारा शौहर बनने की हसरत दिल में लिए इस दुनिया से चला गया। ये क्या बेवकूफ़ी का ख्याल है? यह भी हो सकता है कि मैं तुम्हारे चचा ससुर से बात करके उन्हें कायल करूं कि वो तुम्हें माफ कर दें। ये नामुमकिन है।
वो कांपने लगी। सच बताओ, क्यों जाना चाहते हो मेरे घर? मिस नौरीन, जो कुछ तुमने मुझे बताया है उसके बाद शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। लेकिन फर्ज करो 1% इम्कान इस बात का नहीं है कि तुमने उसे कत्ल करने के बाद, मेरा मतलब है कत्ल की कोशिश के बाद, खुद ही फर्ज कर लिया हो कि वो मर गया है, जबकि वो मरा ना हो। ऐसी सूरत में तुम्हारे जुर्म की संगीनी कम हो जाएगी। तुम पर सिर्फ इक़दाम में कत्ल का इल्जाम होगा। उसने नफी में सर हिलाया। मैंने अच्छी तरह अपनी तसल्ली कर ली थी। देख लिया था कि उसमें जिंदगी के कोई आसार नहीं है। उसकी सांस रुकी हुई थी। इतना खून बह जाने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। फिर भी तुम मालूम करना चाहते हो तो जाओ, ये ना हो कि टो लेते हुए खुद ही पकड़े जाओ। ला हौल वला कुव्वत। क्या मैं उससे पूछूंगा कि भाई आप वाकई मर गए या ड्रामा कर रहे हैं? बाहर का मंजर ही सब कुछ बता देगा। पुलिस के अलावा भी वहां बहुत से लोग होंगे, ताजियत के लिए आने वाले और कफन दफन का इंतजाम करने वाले। हो सकता है लाश अभी पोस्टमार्टम के बाद वापस ही ना आई हो। मैं उठ खड़ा हुआ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देखो, तुमने मुझे इस मुसीबत से निकालने का वादा किया है। तुम खुद भी मुसीबत में हो। हम साथ रहकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये ना हो कि तुम निकल जाओ और मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार करती रह जाऊं। मैंने उसके हाथ पर नरमी से थपकी दी। मुझ पर भरोसा रखो नौरीन। बताओ, मैं किसकी कसम खाऊं कि तुम्हें एतबार आ जाए? कुरान को बीच में लाना ठीक नहीं। अपने भाई के बेगुनाह लहू की कसम से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं जब वापस आऊंगा तो अपने लिए और तुम्हारे लिए कपड़े लाऊंगा। तुम्हारे लिए बुर्का भी जरूरी है। मुझे अपना हुलिया भी बदलना होगा। उसके बगैर हम यहां से निकलेंगे तो हर कदम पर पकड़े जाने का खतरा साथ होगा। खावर, हम यहां से निकल के कहां जाएंगे? आसान जवाब तो यह कि जहां तकदीर ले जाए, मगर हम सोच समझकर फैसला करेंगे। यह हो सकता है कि आज की रात भी हम इस बदरूहों के मस्कन में गुजार दें। उसने सहम कर कहा, नहीं खावर, खौफ से मेरा दम निकला जा रहा है। मैं एक दिन तो गुजार लूंगी, मगर रात और दिन में क्या फर्क है हमारे लिए? और तुम्हें अगर जिन भूत से डर नहीं लगता तो फिर क्या मैं ये समझूं कि तुम मुझसे डरती रही हो मेरे साथ यहां रात भर रहना? उसने बेख्तियार मेरा हाथ थाम लिया। ऐसा मत कहो खावर, मैंने देख लिया कि तुम ऐसे वैसे आदमी नहीं हो। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। तुम्हारे साथ मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं। मेरा दिल गवाही देता है कि तुम मेरे एतमाद को धोखा नहीं दे सकते। मैंने आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ा लिया। यह शायद 2-3 घंटे का काम होगा, लेकिन किसी वजह से मुझे देर हो जाए तो घबराना नहीं। दोपहर तक मैं जरूर लौट आऊंगा। तुम बस इस कमरे से बाहर मत निकलना, राइट? अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं? किसकी कसम खाऊं? अपने सर की या तुम्हारे सर की? वो मुस्कुरा कर बोली। मैं बाहर निकला और एक बार फिर ऊपर की मंजिल पर उस वीरान गोशे में चला गया जहां सलमान खान की लाश इस तरह पड़ी थी जैसे कंकर, पत्थर, कचरे के ढेर, गल के गिर जाने वाले या दीमक ज़दा शहतीर, सब एक से बेजान और बेहिस वजूद। इस बार किसी मुर्दा खाने के निगरां या गोरकन जैसी सफाक बेहसी के साथ मैं सलमान की लाश को खींचकर चंद फुट दूर ले गया जहां कुछ रोशनी थी। उसके पास घुटनों के बल बैठ के मैंने अपनी महदूद अकल की मदद से लाश का पोस्टमार्टम किया और यह अंदाजा करना चाहा कि उसे मरे हुए कितनी देर हो चुकी है या उसकी मौत के असबाब क्या हैं। लेकिन मुझे नाकामी के सिवा कुछ ना मिला। सलमान की खुली आंखों की तहरीर पढ़ना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं उसके ठंडे और अकड़े हुए बेजान बदन को छूकर यह अंदाजा ही नहीं कर सकता था कि उसे मरे हुए कितने घंटे गुजर चुके हैं। गौर से देखने पर मुझे चींटियां नजर आईं जो सलमान खान के बाजू और टांगों के खुले हिस्से और गर्दन पर रेंगने लगी थीं। मैं घबराकर उठ खड़ा हुआ। मैं पलटा ही था कि एक और ख्याल ने मेरे कदम रोक लिए। मैंने सलमान खान के कदो कामत का जायजा लिया। उसमें और मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आता था। मेरी नजर अब उसके लिबास पर थी जिसकी अब उसे कोई खास जरूरत ना रही थी। सलमान खान की आधी आस्तीन वाली टी शर्ट मेरे जिस्म पर यूं फिट आई जैसे मेरे लिए बनाई गई थी। उस पर चौड़ाई के रुख स्याह और सफेद धारियां थीं। पहनने से पहले मैंने उसे झटक लिया था। फिर भी एक चींटी आस्तीन से निकलकर मेरे बाजू पर रेंगने लगी तो मैंने उसे मसल के गिरा दिया। नीली जीन्स की पतलून को उतारना और पहनना भी खासा दुश्वार था, मगर एक खुदगर्जाना हिम्मत के साथ मैंने ये काम भी चंद मिनट में कर लिया। मेरी तवक्को के मुताबिक पतलून भी मेरे साइज की साबित हुई। सबसे आसान काम जूते तब्दील करना था। मैंने 2 लिबास उतारे थे। एक कैदी नंबर 123 की जेल वाली वर्दी थी। दूसरा वो ढीला ढाला शलवार कमीज जो मैंने चोरी करके अपनी यूनिफॉर्म पर पहना था। मेरे लिए दोनों बेमसरफ हो चुके थे। सलमान की बेलिबास लाश पर एक नजर डाल के मैंने चंद लम्हे तजब्जुब में गुजारे। फिर मैंने फैसला किया कि मुझे सलमान की लाश के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचना चाहिए। मैंने शलवार कमीज को लाश पर डाला और जेल की वर्दी को लपेट के बगल में दबा लिया। जीने से उतर के मैंने हवेली के सुकूत पे गौर किया। नौरीन वादे के मुताबिक आखिरी कमरे से बाहर नहीं आई थी।
मैं तेजी से अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ा। वीरान बाग में हवा के साथ उड़कर आने वाले कई शॉपिंग बैग झाड़ियों में अटके हुए थे। मैंने जेल की यूनिफॉर्म को एक शॉपिंग बैग में डाला और दीवार के शिकाफ में बहुत दूर लंबी 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 घास के दरमियान फेंक दिया। वो एक खुले गटर में गुम हो गया। लिबास बदलने से मेरे एतमाद में कुछ इजाफा हुआ था, मगर मैं जानता था कि कैदी नंबर 1, 2, 3 का चेहरा अब भी वही है। उसे बदलने के लिए कुछ आसान और कुछ मजाका खेज तरीके सोचता हुआ मैं बाजार की तरफ चल पड़ा। मुझे चेहरे पर एक मोतबर दाढ़ी लगाने का भी ख्याल आया, जो तलाश करने पर मुझे किसी ड्रामा ग्रुप से या किसी मेकअप आर्टिस्ट से मिल जाती, मगर कहीं भी चेहरे का साथ छोड़ देने वाली दाढ़ी मुझे मुश्किल में डाल सकती थी। मैंने नकली मूंछों के ख्याल को भी मुस्तरद कर दिया, लेकिन यह फैसला किया कि अब मुझे मूंछों की फसल उगानी चाहिए और मुमकिन हो तो दाढ़ी भी। शायद महीना भर में मेरी शबाहत तब्दील हो सकती थी। फौरी तौर पर मैंने 0 नंबर का एक रेडीमेड से प्लास्टिक के भारी फ्रेम वाला चश्मा मुंतखब किया और खुद को सर्दी से महफूज रखने के लिए दुकान पर टंगे हुए पुराने कोट का सौदा किया, जो देखने में लंडन बाजार का तोहफा नहीं लगता था। आधे चेहरे को छुपाने के लिए गिलगित स्टाइल की ऊनी टोपी और मफलर बेहतरीन थे। सलमान से मिलने वाला सारा माल अपनी कोट की जेबों में मुंतकिल करने के बाद मैंने खुद को गिरफ्तारी के खौफ से बड़ी हद तक आज़ाद महसूस किया। आखिर में मैंने नौरीन के लिए बुर्का खरीदा। अगले 1 घंटे में मेरे लिए नौरीन का घर तलाश कर लेना भी मुश्किल साबित ना हुआ। उसके चचा का घर पुरानी आबादी में मगर नया बना हुआ था। तंग गली में एक टेंट लगा दिया गया था, जिसके नीचे कुर्सियों पर 15-20 अफराद चेहरे पर मातमी जज्बात मुसल्लत किए बैठे थे। उनकी गुफ्तगू से चंद मिनट में ही मुझे अंदाजा हो गया कि लाश कुछ ही देर पहले पोस्टमार्टम के मरहल से गुजर के वापस पहुंची है। लोग अपनी अपनी राय देने के लिए आजाद थे। कुछ के नजदीक गलती मरने वाले के बाप की थी। वो जानता था कि उसका फातरुल अकल बेटा नौरीन जैसी लड़की के लिए नाकाबिले कबूल है, लेकिन उसने जबरदस्ती की और सजा बेटे को मिली। इससे तो बेहतर था कि लड़की को कुएं में धकेल देता। कुछ जेर लब नौरीन के इक़दाम को जवाब फराहम कर रहे थे। एक नौजवान ने दूसरे से साफ कहा कि नौरीन की जगह वो होता तो यही करता। दूसरे ने आंखों ही आंखों में उसे मसलहत से काम लेते हुए खामोश होने का इशारा किया। वो यकीनन नौरीन को जानते थे, उसके रिश्तेदार या मोहल्लेदार थे। चनाचा ये ऐन मुमकिन था कि उसके हुस्न बेमिसाल पे फरेख्ता भी हों। ये तस्दीक हासिल कर लेने के बाद कि नौरीन के सर जबरदस्ती मंड दिया जाने वाला शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा, और ये बहस भी हासिल हो चुकी है कि वो शरअ कानून के मुताबिक उसकी बीवी थी या नहीं। अगर वो बेवा थी तो उसे बहर सूरत इद्दत की मुद्दत पूरी करनी थी। इस तमाम सूरत हाल को, जिससे मैं इत्तेफाकिया और हादसाती तौर पर 2-4 था, आसान लेना मुहाल था। जेल से मेरे फरार होने का ख्याल ही अव्वल मुझे अनजाने खौफ से 2-4 कर देता था। मैंने बहुत सुना था कि जुआरी अपना मालो मता, दौलत, जायदाद, घर बार, यहाँ तक कि बीवी बच्चे तक दाव पर लगा के हारते आए थे। पहली बात तो ये कि अभी तक मैं किसी ऐसे जुआरी से मिला तक नहीं था। मैंने दास्तानों में और तारीख में उनका तस्करा पढ़ा जरूर था। वाजिबी हद तक मैं जुआरी जरूर था। कभी दोस्तों के साथ रमी खेलता तो मामला डिनर तक महदूद रहता था। कुछ लोगों के नजदीक प्राइस बॉन्ड भी जुआ थे। कभी कभार मैं शर्त भी लगा बैठता था। मसलन मैंने अपने एक दोस्त के उकसाने पर शर्त लगा ली थी कि अपनी क्लास की एक लड़की से सिर्फ 1 माह में ताल्लुक पैदा कर लूंगा। वो बहुत हद तक लिए दिए रहने वाली, किसी हद तक मगरूर और बदतमीज समझे जाने वाली लड़की थी, और जाहिर है कि इंतहाई खूबसूरत थी, वरना सबके लिए चैलेंज क्यों बनती। शर्त मैंने जीत ली थी, लेकिन अपना दिल हार गया था। दिल लगी में शुरू होने वाली बात दिल की लगी बन गई थी। उस पहली मोहब्बत की नाकामी का गम अब मुंदमिल हो गया था, लेकिन याद की कसक मुझे आज भी महसूस होती थी। अभी तक मुझे यकीन नहीं आता था कि मैंने जिंदगी को दांव पर लगा के जुआ खेला और जीत गया। इसीलिए आज मैं जेल की 4 दीवारी में कैदी नंबर 1, 2, 3 की मुशक्कत नहीं कर रहा था, उनकी गालियां नहीं खा रहा था। आज मैं आज़ाद था, जिंदा था और मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद था। मगर जेल से बाहर आज़ादी की पहली रात ही मैं एक आजमाइश में गिरफ्तार हो गया था। जेल के अंदर मेरे ख्यालों पर नाउम्मीदी गालिब थी, लेकिन उसमें उम्मीद के मुख्तसर वक्फे आते थे तो मैं सोचता ज़रूर था कि बाहर निकलकर मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा। अचानक मेरे सारे प्लान उलट पुलट हो गए थे। ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि नौरीन जैसी कोई लड़की नई जिंदगी के एक अंधे मोड़ पर मुझे यूं टकरा जाएगी कि खुद पर मेरा इख्तियार ही बाकी नहीं रहेगा। नौरीन ने मेरी मर्जी के बगैर ही मुझे यूं असीर कर लिया था कि अब उसे उसके हाल पर छोड़कर निकल जाने का तस्वुर भी मेरे लिए बायसे शर्म हो गया था। मेरी जगह कोई और होता तो शायद उसे भी कुदरत का नाम समझता और पराई दुल्हन के साथ सुहागरात गुजार के सुबह चंपत हो जाता। मगर मैंने अपने बेगुनाह भाई के खून की कसम खाई थी और अब इस मुक़द्दस अहद की पासदारी मेरा फर्ज बन गई थी। अपने साथ नौरीन को बाहिफाजत कानून की गिरफ्त से दूर ले जाना एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसे पूरा करने के लिए मैं वापस भी जा रहा था।
नौरीन अभी तक उस मुख्तसर से खस्ता हाल कमरे की कब्र में बेकरारी से सरगर्दा थी। मैं बाहर से आया था, चुनाचा मेरी आंखों के लिए तारीकी में देखना दुश्वार था। वो अंधेरे में देखने की आदी हो रही थी। मुझ पर नजर पड़ती उसकी हरकत रुक गई और उसकी निगाह मुझ पर मुर्तकिस हो गई। मैं उसकी सूरत के तेजी से बदलने वाले तासुरात न देख सका। उसके जहनी सदमे का मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ जब उसने एकदम आगे बढ़कर मेरे कोट का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाई, ये तो सलमान के कपड़े हैं। मैंने नरमी से उसके हाथों को झटक कर अलग किया। हाँ, उसी ने दिए थे मुझे। तो फिर वो आया क्यों नहीं तुम्हारे साथ? तुम बात करने दोगी तो मैं बताऊंगा ना। बैठो यहां आराम से। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। मैं आराम से हूं, मेरी फिक्र मत करो। मैं उसके साथ ही बैठ गया। पहले मैं तुम्हारे घर गया था। तुमने ठीक ही कहा था। तुम्हारा वो ना होने वाला शौहर वाकई मर चुका है। उसकी लाश को पुलिस ले गई थी पोस्टमार्टम के लिए। मेरे सामने डेड बॉडी वापस लाई गई थी और अब उसके कफन दफन के इंतजामात हो रहे हैं। दफा करो उसे। मैंने उसके बारे में नहीं पूछा था, लेकिन तुम्हें यह बताना मेरे लिए बहुत अहम था कि अब तुम मफरूर कातिल हो। तुम पर ना इक़दाम कत्ल का केस है और ना ही गैर इरादी कत्ल का। यकीनन पोस्टमार्टम से पहले FIR लिखी गई होगी और उसमें तुम्हें कातिल नामजद किया गया होगा। ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान तुम पर कत्ल उम्र का केस बना होगा। इस मामले की संगीनी को अच्छी तरह समझ लो। उसने सर हिला दिया। ऐसा तो होना ही था। कत्ल के बाद जायवादात से फरार तुम्हारा दूसरा जुर्म बन गया, लेकिन इसके सिवा तुम कर भी क्या सकती थी? अगर फरार न होती तो उस वक्त हवालात में बंद होती। सजा होने तक तुम पर क्या गुजरती? इस अजाब का तस्वुर भी तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुमने थाने देखे और ना ही कभी पुलिस से तुम्हारा वास्ता पड़ा है। आखिर तुम डरा क्यों रहे हो मुझे बिला वजह? नौरीन, मैं तुम्हें हक़ाइक़ की संगीनी से आगाह कर रहा हूँ। मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन खुद अपने मामलात में वकीलों की बातें सुन के और अदालती मामलात के तजुर्बे से मैं आधा वकील खुद भी बन गया हूँ। मुझे अभी तुम्हारी किसी कानूनी मशवरे की जरूरत नहीं है। पहले बताओ, सलमान ने क्या कहा? वो आया क्यों नहीं? मैंने गहरी सांस ली। उसने कहा वो आ ही नहीं सकता था। क्या मतलब? क्यों नहीं आ सकता था? जरा सुकून से पहले मेरी बात सुन लो, फिर नाराज हो जाना। तुम्हारे घर से मैं सीधा सलमान के घर चला गया था। अगर जरा देर हो जाती तो उसकी और मेरी मुलाकात ही ना होती, क्योंकि वो दुबई के लिए रवाना हो रहा था। दुबई के लिए? मुझे बताए बगैर, सोचे बगैर कि मैं यहां उसका इंतजार कर रही हूं। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। देखो नौरीन, दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा हम चाहें। इत्तेफाकात या हादसात का पहले से कौन अंदाजा कर सकता है? खराबी दोनों तरफ हुई। तुमने मुझे बताया था कि वो किसी के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा है। उसका सरमाया है और मेहनत सलमान की। दुबई में उसके पार्टनर को हादसा पेश आया और वो मर गया। मर गया? लेकिन कब? कल रात। लेकिन खुदा के लिए मुझसे ये मत पूछना कि हादसा कब और कैसे पेश आया। उसका इंतकाल कब और कहाँ हुआ, क्योंकि ये सब कुछ मैंने खुद भी सलमान खान से नहीं पूछा था। सलमान खान को इसकी इत्तला सबसे पहले दी गई। उसका परेशान होना बिल्कुल फितरी था, और अगर उसने फौरन दुबई जाने का फैसला किया तो ठीक ही किया। नौरीन चिल्ला के बोली, जलील, कमीना, उसे मेरा ख्याल नहीं आया कि मैं क्या करूंगी। मैंने दिल ही दिल में सलमान खान की रूह से हर गाली पर माजरत की। तुम बिला वजह उस पर चिल्ला रही हो। उसकी जगह मैं होता तो यही करता। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। खुदगर्ज और मतलबी साबित हो गया। मैंने बिगड़ कर कहा, जी नहीं, साबित ये हुआ कि सारी औरतें बिला वजह नाक़िसुल अक़ल मशहूर नहीं है। एक बात बताओ मुझे, कल जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, जबरदस्ती तुम्हारा निकाह पढ़ा दिया गया और तुम्हें कमरे में बंद कर दिया गया, क्या वो उसे मालूम था? मैं कैसे बताती उसे? उसे किसी ने इत्तला दी थी कि मिस नौरीन अपने ना होने वाले शौहर का कत्ल करके खैर आफियत के साथ निकल आई हैं और अब वादे के मुताबिक वहीं मौजूद है जहां सलमान खान को आना था। वो आता तो उसे सब मालूम हो जाता ना। ला हौल वला कुव्वत। उसे तो कुछ भी पता नहीं था कि तुम्हारे घर में क्या ड्रामा चल रहा है। ना तुमने फोन किया और ना ही किसी जरिए से उसे पैगाम मिला, तो क्या उसे हर खबर फरिश्ते पहुंचाते? पहले भी तो ऐसा हुआ होगा कि तुमने इंतजार किया लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ सका। फिर क्या तुम इसी जगह रात भर बैठी रही? ये सब तो मैंने बताया उसे। नौरीन ने गहरी सांस ली। उसने तुम्हारे बारे में भी पूछा होगा कि तुम कौन हो, नौरीन को कैसे जानते हो? अगर वो ना पूछता तो मुझे हैरानी होती। वो इतना बेवकूफ बहरहाल नहीं है। फिर तुमने क्या कहा? सब कुछ बता दिया अपने बारे में सच सच? अगर मैं झूठ बोलता तो वो कायल ना होता, मेरा झूठ पकड़ लेता। मैंने बिल्कुल वही बताया जो हुआ था। वो सख्त परेशान था कि इन हालात में क्या करे। उसका दुबई जाना जरूरी था,
और तुम्हें अपने साथ ले जाना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि तुम्हारे पास ना पासपोर्ट है और ना वीज़ा। तुम ना उसकी सेक्रेटरी हो ना बीवी। उसने मुझसे कहा कि मेरी वापसी तक तुम नौरीन की भी हिफाजत करो, तो तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं 2-4 दिन में आके उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने पूछा कहाँ ले जाओगे? तो वो बोला कि फौरी तौर पर तो दुबई ले जाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोई बंदोबस्त कर लूंगा। मैं कैसे इनकार करता, मगर मैंने बता दिया कि मेरे पास कोई महफूज ठिकाना नहीं है। यह हो सकता है कि मैं और नौरीन फर्जी नाम से किसी होटल में रूपोश रहें, लेकिन इसमें भी एक मसला है। मैं जहां चाहूं चला जाऊंगा, मगर नौरीन जैसी लड़की किसी होटल में अकेली नहीं जा सकती, अलग कमरा लेकर भी नहीं रह सकती। हमें खुद को मियाँ बीवी जाहिर करना पड़ेगा, वरना कमरा नहीं मिलेगा। नौरीन को सदमा हुआ और वो मान गया। एतबार कर लिया उसने तुम पर कि मैं और तुम किसी होटल के एक ही कमरे में रहे? एतबार ना करता तो क्या करता? उसे एतमाद है तुम पर, और उसने मेरी सूरत से भी अंदाजा कर लिया होगा कि मैं शरीफ आदमी हूं। अगर उसकी जगह तुम होते तो? नौरीन, मफरूजात पर बहस करने का यह कौन सा मौका है? इतना भरोसा करना किसी अजनबी पर सरासर बेवकूफ़ी है, बल्कि बेगैरती है सलमान की। क्यों बेगैरती क्यों है? तुम उसकी मजबूरी को भी तो समझो। यार तुम एक अजनबी थे उसके लिए। मैंने भन्ना के कहा, और तुम्हारे लिए क्या मैं अजनबी नहीं था? तुमने क्यों एतबार कर लिया मुझ पर? मैंने कोई गलती नहीं की थी। मैंने अपने सर पे हाथ मारा, यानी मजनू करे तो गलत और लैला करे तो सही। फिर उसने तुम्हारे घर और घर वालों के बारे में तो पूछा होगा ना? मैं पहले ही बता चुका था कि मैं जेल से भागा हुआ हूं। मुझ पर कत्ल का इल्जाम था, झूठा ही सही, मगर मुझे फांसी जरूर होती, क्योंकि वो दुश्मन जो मेरे भाई के कातिल थे और मेरे खानदान की तबाही के जिम्मेदार थे, वो मेरे पीछे भी लगे हुए थे, और वो बड़े ताकतवर दुश्मन हैं। अब मेरे लिए तो जिंदगी का वाहिद मकसद एक ही है कि उन सब दुश्मनों को नस्तो नाबूद कर दूं, वरना मेरी जिंदगी की कोई जमानत नहीं। या मैं जहरीले नाक का फन कुचल दूं, या वो मुझे डस ले। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तुम नौरीन की जिम्मेदारी मुझ पर ना डालो। वो मिन्नत समाजत पर उतर आया कि जैसे तुम खुद को बचाओगे ऐसी नौरीन को भी बचा लो। बस चंदन की बात है, तुम जहां भी रहो उसे अपने साथ ही रखना। तुम्हारी तरह उसका रूपोश रहना भी जरूरी है। वो अकेली क्या करेगी? मजबूरन मैंने उससे वादा कर लिया। मेरे कहने पर उसने ये कपड़े भी ला कर दिए। तुम्हारे लिए बुर्का दिया है, ये देखो। नौरीन ने शटलकॉक बुर्के का मुआयना बड़ी नापसंदीदगी से किया। अपनी अम्मा का पुराना बुर्का दे दिया होगा उसने। जो भी है, मुकम्मल रूपोशी के लिए सबसे बेहतर यही है। मेरे कद के मुताबिक मिलेगा नहीं, वरना मैं खुद भी यही इस्तेमाल करता। अब चलो, उसने बेख्याली में कहा। खावर, हम रहेंगे कैसे होटल के कमरे में? यह भी तो एक कमरा ही था, और फिर भी डर लगता है, तो तुम रहो यहाँ पर, मैं चलता हूँ। उसने मेरा बाजू पकड़ के कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। तुमने क्या तमाशा बना रखा है मुझे? वो रोनी सूरत बनाकर बोली, मेरा मतलब था अगर किसी ने मुखबिरी कर दी तुम्हारी या मेरी तो? कोई भरोसा नहीं, ना अगले लम्हे का, ना आने वाले दिन का। मैं कोई गारंटी कैसे दे सकता हूँ मिस नौरीन? और तुम्हें डर लगता है तो खुदा के लिए मुझे जाने दो। बेवकूफ था मुझे तुम्हारे घर गया और सलमान खान से मिला। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। आई एम सॉरी, अब तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, मगर खुदा के लिए मुझे छोड़कर जाने की बात ना करो।